हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं फुल पेपर डिस्कशन का जो थर्ड वीडियो है उसके साथ वापस उपस्थित हूँ। और मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस जो है कुछ डिस्कस कर दूं। और लेटर ऑन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर दूंगा इस फुल पेपर डिस्कशन में, और ये जीएस वन का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं हूँ रितेश शुक्ला, और आप सब देख रहे हैं दिशा पब्लिकेशन का 120 प्लस मेंस डिस्कशन प्रोग्राम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी का ही है, लेकिन ये जो है जुड़ा हुआ है सिटी से लेकर या अर्बन फ्लडिंग से लेकर, जो कि थोड़ा सा करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम जो है मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, लार्जली आपने देखा होगा कि जो भी बड़े शहर हैं, जब भी अच्छा खासा मानसून आ जाता है, जब अच्छी खासी बारिश हो जाती है जून या जुलाई में, तो आप चाहे बड़े कितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हो हमारे यहाँ पर, चाहे गुड़गांव हो, चाहे मुंबई हो, चाहे इवन दिल्ली के, तो सारे एरिया पूरे पानी से कवर्ड हो जाते हैं। या फिर चेन्नई हो, अभी रिसेंटली 1 मंथ, अभी 1 महीना पहले ही, या फिर अभी कुछ टाइम 15-20 दिन पहले ही चेन्नई भी जो है पूरी तरह से फ्लडेड था। या फिर ऐसे जितनी भी सिटीज हैं एक्सेप्ट फॉर चंडीगढ़, ऐसी सारी सिटीज में जो फ्लडिंग की सिचुएशन है वो बहुत ही ग्रेवियस होती है, क्योंकि वहां पर जो वातावरण होता है वो पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है केवल फ्लडिंग के वजह से। आखिर ये फ्लडिंग किसके कारण होता है, और जो मुंबई का स्पेसिफिक सिचुएशन है वो आखिरकार इतना ज्यादा खराब क्यों हो जाता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। एंड द क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दैट ओनली। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और वहां पे जो भी कॉजेज हैं उसके उसको जो है प्रेजेंट करेंगे, एंड वी विल बी कंप्लीटिंग आवर आंसर। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्बन फ्लडिंग। तो ये तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, तो अर्बन फ्लडिंग के बारे में हम बता देंगे कि आखिरकार अर्बन फ्लडिंग कैसे अकर करता है या क्या होता है। वाई मुंबई गेट्स हैवी डाउनपोर वाइल अदर सिटीज इन इंडिया डिस्पाइट ह्यूज मानसून रेन डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ डिल्यूज। अब ओवरऑल मैंने बताया कि मुंबई इज द सिटी विच गेट्स हैवी डाउनपोर। यहाँ पर जो है काफी ज्यादा डाउनपोर हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो मुंबई में ऐसा सिचुएशन तो अकर होता है, लेकिन बाकी जो शहर है वहां पे ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर नहीं होते, क्योंकि मुंबई लगभग लगभग पूरा ही डाउनपोर में डूब जाती है। ऑलराइट, जो रेन वहां पर होता है वो पूरी तरह से डूब जाता है। ये तो इसकी वजह से है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का एक्सटेंशन मुंबई तक है, और जितनी भी साउथ वेस्ट विंड आती है वो जो है वहां से बिल्कुल भी escape नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो किनारे पर ही पूरी वर्षा कर देती है। और मुंबई इज एट द कोस्ट कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ये जो है जोग्राफिकली ही बहुत ही टेंस्ड लोकेशन पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर डाउनपोर होना निश्चित ही है। लेकिन आखिरकार जो फ्लडिंग होती है कंटिन्यूअस, और वो भी काफी लंबे समय के लिए, वो क्यों अकर करता है, वी विल बी सीइंग दैट हियर। तो आखिरकार पहले मैंने बताया अर्बन फ्लडिंग के बारे में हमको डिफाइन करना होगा। तो अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, जब सिटीज में बहुत सारी कंक्रीट बिल्डिंग डेवलप हो जाती है विदाउट ड्रेनेज सिस्टम, जहां पे पानी का निकास नहीं हो पाता, तो जो ऐसे रेनफॉल होंगे जिसकी वजह से वाटर अक्यूमुलेशन होगा स्पेसिफिक एरिया में, उसका निकास नहीं होने की वजह से वाटर जो है लेवल काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फ्लडिंग अकर कर जाती है। और ये अगर शहरों में होता है दैट इज कॉल्ड एज अर्बन फ्लडिंग। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। Urban flooding is significantly different from rural flooding, as urbanization leads to developed catchments which increases flood peaks from 1.8 to 8 times and flood volumes up to 6 times. अब अर्बन फ्लडिंग क्या करता है, जो जो लोकल एरिया होता है, जो एक सिटी है, उसमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या फिर हाई राइज प्लैंड जो बिल्डिंग्स हैं, उसमें क्योंकि अब हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स तो है नहीं, क्योंकि हमने जो है पुरानी जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर ही बिल्डिंग्स बना दी या फिर उसके ऊपर ही शहर बना दिए हैं। उनको वापस से विस्थापित करके और फिर चेंजेस करने में बहुत मुश्किलें हैं। तो हमारी जो भी ऐसी बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें ऐसे सिचुएशन अकर करते ही हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो कि बहुत ही प्लान्ड हो। ऑलराइट, एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम मेक्स इट क्वाइट डिफिकल्ट। अब जिसकी वजह से ओवरऑल जो रेन पड़ेगा, जो ओवरऑल बारिश होगी, जो हैवी डाउनपोर होगा, उस पानी के अक्यूमुलेशन को कहीं भी स्केप करने का एरिया नहीं मिल पाता। स्केप नहीं करने की वजह से, क्योंकि वो ड्रेनेज से या तो स्केप करके समुद्र में वापस चला जाए, या तो कहीं पर वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो उससे जो है जमीन में ही जमीन ही सोख ले उसे। ये सारे सिचुएशन अकर नहीं कर पाते,
और वो जो है हैवी फ्लडिंग का सिचुएशन सिटीज में क्रिएट कर देते हैं, दैट इज अर्बन फ्लडिंग। वेयरएज रूरल फ्लडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि वो जो है रिवर में जब फ्लड आते हैं और रिवर अगर कोर्स चेंज कर दे या उस रिवर के ही फ्लड से जो आसपास के इलाके हैं वो डूब जाते हैं, दैट इज रूरल फ्लडिंग। ऑलराइट, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल फ्लडिंग। तो consequently flooding occurs very quickly due to faster flow times in a matter of minutes. Urban areas are densely populated and people living in vulnerable areas suffer due to flooding, sometimes resulting in loss of life. तो मैंने बताया कि क्योंकि पूरा का पूरा जो सिटी है वो कॉम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द ईदर ऑफ द बिल्डिंग्स दैट हैज बीन मेड एंड बिकॉज ऑफ यहाँ पे तो आपको रोड्स अच्छे खासे मिल सकते हैं या फिर उनका कंस्ट्रक्शन अच्छा खासा हो सकता है बिकॉज, लेकिन जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर और जो रोड्स होते हैं उसके बीनीथ में जो ड्रेनेज होना चाहिए था या फिर इवन बिल्डिंग्स के आसपास में जो ड्रेनेज होना चाहिए था, देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दैट। इनके एब्सेंस होने की वजह से, जो ड्रेनेज सिस्टम उनके एब्सेंस होने की वजह से जो बारिश होती है वो इन सारे रोड्स में आके एक्यूमुलेट कर जाते हैं। और जब ये एक्यूमुलेशन यहाँ पर होगा तो जो बाकी जो एरिया होता है जहाँ पे और भी अगर मुंबई की बात करें तो झुग्गी झोपड़ियां हैं या फिर छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहां पर भी पानी जाके एक्यूमुलेट कर जाता है यहाँ से बह के। तो ये जो बह के जो छोटे एरिया में जाके या छोटे एरिया में जाके जो वाटर डिपॉजिट हो जाता है उससे भी हैवी फ्लडिंग हो जाती है, जिससे कि वहां पे रहने वाले लोगों को काफी परेशानियां होती हैं और उससे जो है लॉस ऑफ लाइफ ये जो है प्रॉबल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। ऑलराइट, तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर। फिर इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो कितना डिजास्टर्स हो सकता है। Now, the man-made causes are responsible for recurring and prolonged floods in Indian cities like Mumbai, Chennai, Bangalore, Kolkata, Ahmedabad, Surat, Patna, Jamshedpur, Gurgaon। तो मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था कि हमारे जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, डिस्पाइट दे आर बीइंग प्लान्ड इन सर्टेन वे, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के एब्सेंस की वजह से वी डू नॉट हैव अ सिस्टम जहाँ पे बारिश काफी हो जाए तो हम जो है फ्लड्स को कैसे खत्म कर पाए। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको स्टार्टिंग से ही जब सिटी प्लान की जाती है तभी से डेवलप करना चाहिए, लेकिन हमारे ये सारे जो शहर हैं वो काफी पुराने हैं और यहाँ पर लोग जो है कंटिन्यूअस माइग्रेशन करके आते हैं या फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है ये शहर जो है कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपर प्लानिंग है वो कभी इंप्लीमेंट ही यहाँ पर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये जो फ्लडिंग्स है वो कंटिन्यूअस ऐसे बड़े शहरों में जरूर देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो अब फ्लड रिजल्ट्स फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ लैंड एरियाज, temporary backwater effects in sewers, local drainage channels, creation of unsanitary condition, deposition of materials in stream channels during flood recession, rise of groundwater coincident with increased stream flow and other problems। अब ये जो शहर है वो किन सारी चीजों से ग्रसित होते हैं? जो फ्लड होते हैं वो ओवरऑल जो लैंड एरिया है उसको ही कवर कर लेती है, इवन की जो जो एग्जैक्ट लिमिट है वाटर का वो भी जो है वाटर लेवल भी काफी राइज कर जाता है, तो आप जो है शहर में ही डूबने जैसी नौबत आ जाती है। ठीक है, बैक वाटर इफेक्ट्स इन सीवर्स, अब अगर जो पानी जो काफी लेवल तक पानी आ गया वो जब सीप कर जाता है जगह जगह से, जब वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है तो जो रिमेनिंग वाटर होता है वो क्योंकि सीप कर ही नहीं सकता, वो कहीं पर सिंक्लाइन जो एरिया होगा वहां पर जो है डिपॉजिट हो जाता है। उस डिपोजिशन की वजह से जो सीवर्स होते हैं या फिर जो मॉस्किटोस होते हैं या फिर अलग स्पीशीज होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को पूरा डंप कर देते हैं या फिर खराब कर देते हैं। तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी बिग ड्रास्टिक प्रॉब्लम फॉर द पीपल लिविंग इन दी सिटीज। ऑलराइट, अब आखिरकार मुंबई का क्या है? तो मुंबई इज एक्चुअली फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। Its area is about 600 square kilometer with a population of 17.7 billion. City is built by merging of 7 islands and hilly areas. Most part of the city are developed with massive reclamation because of limited land area. The population density of the city is growing rapidly. तो ये तो मैंने इसका एक समरी के लिए मैंने आपको बता दिया कि मुंबई आखिरकार कहाँ पर है, यहाँ पर कितने सारे लोग रहते हैं या फिर इसका कोई स्पेसिफिक एरिया है कि क्या है। आप चाहें तो आंसर प्रेजेंट करते हुए मुंबई के बारे में छोटा सा स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मुंबई इज अ सर्टेन पार्ट व्हिच लाइज एट द वेस्टर्न घाट्स, बीनीथ द वेस्टर्न घाट्स, बिसाइड द वेस्टर्न घाट। और फिर उसके बाद आप जो है यहाँ से पुट अप कर सकते हैं कि ये कैसे 7 लैंड्स पर ही 7 आइलैंड्स पर है और वहां पर कैसे जो है साउथ वेस्ट वेस्टर्न विंड्स के वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है या फिर जो डाउनपोर होता है वो वहां पर क्या आकर करता है। ऑलराइट, तो ये पोर्शन तो आपको यहाँ पे इंक्लूड करने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Responsible reasons for
रिस्पॉन्सिबल रीजंस फॉर रेनफॉल, जो डाउनपोर होता है रेनफॉल की वजह से, उस पे आखिरकार क्या रिस्पॉन्सिबल रीजंस हैं। The millimeters of rainwater per hour which was extremely inadequate when rainfall was 994 millimeter. The drainage system was clogged at several places. Sewage system of Mumbai can carry only 25 mm. तो आखिरकार मुंबई के बारे में हमको बताना है। तो मुंबई में क्या था कि जो रेनफॉल वहां पर होती है वो 994 मिलीमीटर के आसपास हो जाती है, उससे भी ज्यादा होती है। अभी रिसेंट टाइम्स में जो है काफी ज्यादा डाउनपोर था। इतना वाटर जो है वहां पर बाहर पे ही कैरी किया जाता है, जबकि ड्रेनेज सिस्टम जो है वहां पर वो केवल वो हर जगह पर ही बंद है, क्लॉग्ड रहता है, और वो केवल 25 मिलीमीटर वाटर ही ड्रेन कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ड्रास्टिक सिचुएशन है, कितना डेंजरस सिचुएशन है अगर इतना रेनफॉल होता है और ड्रेनेज जो है केवल 25 मिलीमीटर ही कैरी कर पाती है। तो हाउ 900 मिलीमीटर ऑफ वाटर विल सीप थ्रू द ड्रेनेज इनटू द सी। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। दैट इज व्हाई फ्लडिंग अकर्स एट अ वेरी लार्ज स्पेसेस। ऑलराइट, तो heavy rain and high tide time was same that day, due to which 103 outlet gates that connected drainages that directly open to sea get overflowed. The situation became worse because drainages were not cleaned and filled with garbage that blocked the outflow of rain water, and it got accumulated on the roads. तो आखिरकार जो हैवी रेन्स थे वो तो हो ही रहे थे, लेकिन अब मैंने बताया कि वो जो है किनारे पर है मुंबई, और जो सर्टेन एरिया जो मुंबई के आसपास है वहां पर काफी बड़ा अरेबियन सी का पार्ट है, और अरेबियन सी से जो वेव्स आते हैं इवन रेनफॉल के भी दौरान, उसके जो हाई वेव्स होते हैं वो पूरा पूरा डिपॉजिट कर देते हैं साइडवेज मुंबई के। और जब यहाँ पर सी वेव्स का जो डिपोजिशन होता है तो ये कहीं पर स्केप नहीं कर पाता। जब स्केप नहीं कर पाएगा तो दिस विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन दी रेनफॉल डाउनफॉल दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो ये भी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके साइडवेज में मुंबई इज एट द कोस्ट, और जो सी वेव से प्रॉब्लम अकर करती है दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन डाउनपोर। ठीक है, the global climate change, in addition to the city's geographic proximity to Sahyadri Hills, it has played a significant role in the intensity of the downpour. अब ये तो स्टेटमेंट्स बनाए जा रहे हैं आंसर को प्रेजेंट करने के लिए। तो आखिरकार जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है दैट इज आल्सो बिकमिंग एन इम्पैक्ट। ये एक इम्पैक्ट है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि इतना टोरेंशियल रेन किसी स्पेसिफिक एरिया में होना और फिर पूरे एरिया को कवर कर लेना पानी से, ये पहले नहीं होता था। आज 10 साल पहले नहीं होता था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में ये काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो दैट इज आल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। और ये क्योंकि मैंने बताया वेस्टर्न घाट्स में है, सह्याद्री जिसे कहा जाता है, सह्याद्री के साइडवेज में है, और जो भी विंड आके यहाँ पर टकराती है यहाँ पर ही कंडेंस करके बारिश कर देती है। तो ये मैंने ज्योग्राफिकल रीजन ऑलरेडी बता दिया था कि दैट इज एट डिसएडवांटेज फॉर दी मुंबई। ऑलराइट, तो हम कंक्लूड क्या करेंगे। तो क्वेश्चन तो ये था कि मुंबई में डाउनपोर जो होते हैं बाकी शहरों के मुकाबले क्यों इतना ज्यादा होता है। तो देयर आर ज्योग्राफिकल रीजंस टू इट, देयर आर आल्सो सम रीजंस व्हिच आर रिलेटेड टू सी, देयर आर रीजंस व्हिच आर रिलेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम्स। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिया, यहाँ बता दिया। एंड फाइनली वी विल कंक्लूड दैट हाउ दीज ड्रेनेज सिस्टम्स कुड बी इम्प्रूव्ड। ड्रेनेज सिस्टम का जो प्रॉब्लम है या फिर जो डाउनपोर है उसको कैसे थोड़ा सा मिनिमाइज किया सकता है। तो Indian cities where pressures are mounting on land use can no longer ignore the issue of urban flooding. Better planning and improved disaster response system will at least reduce extent of destruction and lives lost. तो अब इनके लिए क्या करना होगा कि जो भी लैंड है, लैंड एरिया है ऐसे बड़े बड़े शहरों में जो अभी भी दिखाई देते हैं, वहां पर कहीं भी ऐसा जगह नहीं बचा जहां पर आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करके और वाटर हार्वेस्टिंग या इन सब ये जो बड़े बड़े प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट के वो इम्प्लीमेंट कर पाए। अब ऐसे प्लान नहीं करने के कारण क्या होगा कि जो फ्लडिंग्स है उसके लिए केवल ड्रेन्स या फिर इन सब की भी उपस्थिति बनानी पड़ेगी, या फिर कोई मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऐसा कुछ जो है डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि वाटर को कहीं और पे ट्रांसफर किया जा सके। तो इस प्रकार की ही चीजें गवर्नमेंट द्वारा की जा सकती हैं। अगर गवर्नमेंट को इफेक्टिव चीजें बनानी है तो वहां से जो मिटिगेशन प्रोसेस है लोगों का उनको जो है काफी इफेक्टिव बना सकता है। तो इससे जो है डिजास्टर रिस्पॉन्स काफी क्विक होने की जरूरत है। ठीक है, तो दैट इज द कंक्लूजन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड आई विल मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का है। दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे आपने यूपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है।
पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया अंडर नेहरू वॉज मोर आइडियलिस्टिक इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद जो इंडिया था, जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बाद आने वाला जो इंडिया था, वो कैसे इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज को लेके काफी आइडियलिस्टिक था रेदर देन बीइंग प्रैक्टिकल। ऑलराइट, तो हमारा जो एक्सटर्नल पॉलिसी है या इंटरनल पॉलिसी है वो क्या रहा होगा नेहरू जी के बाद, उसके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट, तो आप ये हिस्ट्री में ऑलरेडी जानते होंगे कि नेहरू व्हेन दी जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ही हैड टू फॉट मेनी थिंग्स। वहां पे JNK का भी मसला था जो कि अनरिजॉल्व था, अदर जो है स्टेट्स थे जो कि अनरिजॉल्व थे। वहीं 1962 में इंडिया का चाइना से वॉर भी हो गया था। उसके पहले भी चाइना से हमारे संबंध जो है बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि चाइना वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड चाइनीज द कम्युनिस्ट कंट्री ऑलवेज डाउट एनी कंट्री विच फॉलो डेमोक्रेसी। तो इसकी वजह से हमेशा से हमारे रिलेशन, एटलीस्ट नेहरू जी के टाइम पे जो हमारे रिलेशंस चाइना के साथ थे वो काफी डाउट में थे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जो थी इनके कारण ही हमारी पॉलिसी कंस्ट्रक्ट हो रही थी। तो ओवरऑल इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी क्या रही होगी नेहरू जी के बाद, उसके बारे में हम यहाँ पर सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, फ्रीडम के बाद जो है नेहरू के टाइम में क्या पॉलिसी रही होगी उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट चीज हमें यहाँ पे बताना होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वी डू फाइंड क्लैश बिटवीन आइडियलिज्म प्रैग्मेटिज्म इन सर्टेन एरियाज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज। तो जवाहरलाल नेहरू का हमेशा से क्लैश सरदार वल्लभ भाई पटेल से रहा, जो कि उनके ही कैबिनेट में थे, और इनका कहना हमेशा जवाहरलाल नेहरू के कॉन्ट्रडिक्शन में ही हुआ करता था। वेरएज जवाहरलाल नेहरू वाज क्वाइट लिबरल इन डूइंग थिंग्स, वेरएज सरदार वल्लभ भाई वाज नॉट लिबरल, लेकिन वो जो है सब्सटेंशिएट चीजें करना चाहते थे ताकि इंडिया को ही एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट बनाया जा सके। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा से जवाहरलाल नेहरू से टसल रहता था। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, एज इन केस ऑफ कश्मीर, इंडिया वाज डेफिनेटली इन अ पोजीशन ऑफ एडवांटेज। Idealistic Nehru, for the want of world opinion, placed of the issue before the UNO। तो आखिरकार मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू वाज अ लिबरल पर्सन, और उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसा मसला होगा स्टेट्स को लेकर, टेरिटरीज को लेकर, तो हमें जो है इसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे, ताकि उन ऑर्गेनाइजेशन का हम पे ट्रस्ट हो पाए, इसलिए हमें उनसे सॉल्व कराना चाहिए रेदर देन कि हम खुद इस इशू को रिजॉल्व करें। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो एरिया था, जो कि बहुत बड़ा डिसेंशन बन गया और आज तक हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेके वो जो है यूएन में चले जाते हैं रेदर देन डिस्कसिंग इट विद द कैबिनेट एंड अदर पीपल हु वर देयर विथ हिम। तो ये दर्शाता है कि जवाहरलाल नेहरू वाज अ लिबरल पर्सन, वेरएज ही बिलीव्ड कि जो भी इशू हमारे बीच में है उसको हम फॉरेन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश किए गए हैं वर्ल्ड लेवल पर, वहां पर ले जाके सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटली। इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू की ऐसी पॉलिसी थी कि जम्मू एंड कश्मीर पे वो यूएन चले जाते हैं। Firstly, Nehru failed to understand the Cold War politics, which had already started, and US disinclination towards India had disinclination, one thing that is missing here। तो आखिरकार नेहरू क्यों ये नहीं समझ पाते हैं कि देयर इज अ कोल्ड वॉर टैक्टिक्स गोइंग ऑन बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जब हम इंडिया जब आजाद होता है 1947 में, उसके पहले कई ऐसे अकरेंसेस हो जाते हैं जबकि हम ये बता सकते हैं कि दो स्पेसिफिक ब्लॉक्स डेवलप हो रहे हैं जो कि वांटिंग टू बी सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे जो है इवेंट्स ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके थे जब तक हम जो है फ्रीडम पाते हैं। तो ऐसे कौन से इवेंट्स थे? जो कोरिया है उनको ही डिवाइड कर दिया गया, रशिया खुद अपनी जो स्पेसिफिक जो भी क्षेत्र था एशिया का, सेंट्रल एशिया का, वहां पर जो है अपना संप्रभुत्व दिखाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ये देखते हुए कि कहीं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से कैप्चर न कर ले, इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स भी साउथ कोरियन पार्ट पे आ जाता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आ जाता है, ताकि ये पोर्शन कभी भी कम्युनिस्ट द्वारा कवर ना किया जाए। तो इन दो ब्लॉक्स की जो डिसेंशंस थे, जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था, वो नेहरू कंप्लीटली हो सकता है इग्नोर कर दिए और शायद उसको न देख पाए। इसकी वजह से वो जो है काफी लिबरल फॉर्मेट में रहे और वो उनसे अलाइन भी नहीं किए। ऑलराइट, तो ये जो दो ब्लॉक्स बन रहे थे, हमने उनमें से किसी से भी अलाइन नहीं किया, इसीलिए इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट।
तो अब सेकंड इज in regards with linguistic states he remained idealistic, not understanding the realities and the expectations of the people. अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स उन्होंने बताया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे हम जो है रीजन्स को बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कमिटीज बनाई गई, जेवीपी कमिटी, उसके बाद कई और कमिटीज बनाई गई थी, उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो स्टेट नहीं बना सकते, लेकिन स्टेट्स बनाने के बाद उनको स्पेसिफिक लैंग्वेजेस जो है एस्टेब्लिश करने का मौका दे सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट जो कि शुरू में ही रिजॉल्व किया जा सकता था एज ए स्टेट्स बनाकर, वो उन्होंने डिनाई कर दिया था। दैट वाज आल्सो बिकमिंग प्रॉब्लमेटिक एंड दोज वर प्रॉब्लम्स इन द इंटरनल पॉलिसीज। ऑलराइट, नाउ अबाउट the second thing, finally he was forced to go for creation of the linguistic province Andhra state in 1953। मैंने बताया कि आखिरकार उन्हें linguistic province बनाना ही पड़ा, जबकि वो at the time of inception of states वो जो है linguistic province को deny कर रहे थे। That was the loophole in the policy that he was adopting. In the economic policies, he relied more on socialistic pattern, not giving due weightage for the private entrepreneurship. A point came where the Union Government of India had to do away with neoliberal policies and the models. अब इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उसमें वो काफी ज्यादा सोशलिस्टिक वैल्यूज को बढ़ावा देते थे। उनका कहना था कि जो भी चीज डेवलप की जाए, जो भी प्रोड्यूस की जाए, उसको जो है गवर्नमेंट द्वारा जरूर अपनाया जाए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के बीच में, ताकि सोशलिस्टिक वैल्यूज रिमेन इंटैक्ट। वो जो है सोशलिस्टिक वैल्यूज पे ज्यादा एम्फसाइज करते थे। और ओवरऑल जो कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल्स थे इंडिया में, वो इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से देयर वाज डिसेंशन बिटवीन दी कैपिटलिस्ट एंड दी Prime Minister Jawaharlal Nehru. All right. Similarly, on the external front, he remained idealistic in his Panchashil, Naam, and non-aligned movement, as I already said, and his relation with China. Whereas the Chinese aggression in 1962 forced him to change his stand and opinion. तो एक्सटर्नल पॉलिसीज को लेके ये स्टेटमेंट है कि वो पंचशील पर जो है पूरी तरह से उन्होंने एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म बनाया था कि पंचशील वी हैव 5 प्रिंसिपल्स इन व्हेन वी आर going to maintain good relation with China, we have Panchsheel, and on the basis of Panchsheel we will decide our relation with China. चाइना के साथ वो जो संबंध पंचशील के बेसिस बनाना चाह रहे थे, और ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होने के बाद भी चाइना 1962 में इंडिया पर अटैक कर देता है। तो इससे ये साबित होता है कि आखिरकार जो लिबरल पॉलिसी थी जवाहरलाल नेहरू की, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पाई एज फार एज एक्सटर्नल पॉलिसीज आर कंसर्न। नन अलाइन मूवमेंट मैंने ऑलरेडी बताया कि 2 स्पेसिफिक ब्लॉक डेवलप हो रहे थे, एंड दोज वर द मोस्ट पावरफुल ब्लॉक्स इन 1950s इवन लेटर ऑन अंटिल दी 1980s। ये 2 स्पेसिफिक ब्लॉक थे सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के, उनमें से किसी ब्लॉक का हम पक्ष नहीं ले पाए। दैट वाज आल्सो अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। और आज के लिए भी हम ये कह सकते हैं कि दोज एक्सटर्नल पॉलिसीज जो कि नन अलाइन मूवमेंट का पार्ट बनने का जो हमारा ऑप्शन था, उसे भी हमने खत्म कर दिया, क्योंकि आज नन अलाइन मूवमेंट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो आखिरकार चाइना को लेके जो रिलेशन था एक्सटर्नल पॉलिसी जवाहरलाल नेहरू का, या फिर पंचशील को लेके था, या फिर नन अलाइन मूवमेंट को लेके था, या फिर ब्लॉक के साथ ना होने का था, ये सारी पॉलिसीज जो एक्सटर्नल अफेयर्स को लेके था, दोज वेर डैम्पेंड। और अल्टीमेटली वी सी दैट अंटिल द एंड ऑफ 1962 चाइना हैज ऑलरेडी अटैक्ड अस। तो ये जो पॉलिसीज थी उसमें कुछ स्पेसिफिक लूप होल्स थे, जो केवल लिबरल माइंडसेट या फिर ऐसे माइंडसेट जो कि डिस्कस करके चीजें खत्म करना या फिर ओवरऑल रिजॉल्व करना, वो प्रधानमंत्री के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो गया था। ऑलराइट, तो ये है ओवरऑल पोस्ट इंडिपेंडेंट नेहरू की जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज के प्रॉब्लम्स। तो हम इसके साथ कंक्लूड करेंगे कि however though PM Nehru appeared to be idealistic, one shall not forget that fact he was always ready to change his ideas as per the need of the time। अब प्रधानमंत्री नेहरू के बहुत ही लिबरल आइडियाज थे, लेकिन हाँ, जब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज होते थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बताया कि जो हमारे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको वो हैंडल कर सकते हैं, तो फिर पीएम नेहरू ने उनमें ज्यादा इंटरवेंशन नहीं किया था। तो वो अपने आइडियाज को किसी पर थोपते ऐसा तो नहीं थे, लेकिन हाँ फिर वो अपने आइडियाज को लेकर किसी और स्पेसिफिक पोर्शन पे फिर काम करने लगते थे। दैट वाज द थिंग विद पीएम नेहरू। तो overall he was idealistic, but he was not hell bent on putting his ideas on other people. So this is the overall answer for this particular video.
तो इसके साथ ही थर्ड वीडियो जो है फुल पेपर डिस्कशन का कंप्लीट होता है। मैं फोर्थ वीडियो और फिफ्थ वीडियो को कंप्लीट करके ओवरऑल GS1 कंप्लीट करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड if you like the video, if you like this 120 plus discussion videos, I would say that hit that like button and comment in the below portion and tell me that what do you understand from these things, and if you are not understanding, what must be improved in all those videos. All right, so thank you for watching this. Stay home, stay safe, and keep learning.